हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट में जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है 52D। इसका टाइटल है हमारे पास डिसीजन बाय मेजॉरिटी। एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी? ये अप्लाई करता है बेंच जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जो कंसिस्ट करता है 2 मेंबर्स को। प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस, अगर 2 मेंबर डिफर करते हैं अपने ओपिनियन में किसी भी पॉइंट पे, तो वो जो है स्टेट करेंगे पॉइंट जो है डिफरेंस का, रेफर करेंगे जो पॉइंट है चेयरपर्सन को, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है। डिसीजन बाय मेजॉरिटी, द चेयरपर्सन सुनेंगे जो पॉइंट है या पॉइंट्स हैं, और डिसीजन जो है वो दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, जो सुनते हैं केस को, इंक्लूड करेंगे दोस्त जिन्होंने इनिशियली सुना था केस को। पर्पस क्या है? ये इंश्योर करते हैं मेजॉरिटी बेस्ड रेजोल्यूशन, जब मेंबर्स जो है बेंच के डिसएग्री करते हैं, प्रोवाइड करना क्लैरिटी, फाइनलिटी जो है अपीलेट डिसीजंस में। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है सेक्शन नंबर 52D। ये जो है इसका जो टाइटल है हमारे पास वो है डिसीजन बाय मेजॉरिटी। सबसे पहले हमारे पास बात की जाती है कि ये कहाँ अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है इस सेक्शन की। ये जो है बेंच हमारे पास ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जिसमें हमारे पास 2 मेंबर्स होते हैं। तो इसमें आ गया सेकंड पॉइंट हमारे पास, जब डिफरेंस आ जाता है दोनों मेंबर्स के जो ओपिनियन में, तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस आ गया है ओपिनियन में, जो हमारे पास ये 2 मेंबर्स हैं। तो इसमें पहला आ गया हमारे पास कि स्टेट किया जाएगा कि क्या उनके बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या डिफरेंसेस पॉइंट्स हैं डिफरेंस के। उसके बाद जो ये जो पॉइंट्स हैं ये रेफर किए जाएंगे चेयरपर्सन को, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास डिसीजन बाय मेजॉरिटी। इसमें आ गया हमारे पास कि जो चेयरपर्सन है, यहाँ पे जब रेफर किया गया है हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो सुनेंगे इन पॉइंट्स को एंड जो डिसाइड करेंगे, डिसीजन जो है वो दिया जाएगा जो ओपिनियन है मेजॉरिटी मेंबर्स का, हु हैव हर्ड द केस इंक्लूडिंग दोज हु इनिशियली हर्ड द केस। तो मतलब जब यहाँ पे रेफर किया गया है चेयरपर्सन को, तो यहाँ पे जो डिसीजन दिया जाएगा वो मेजॉरिटी के जो पॉइंट है उस पे दिया जाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी कौन कौन होगी? जो नए मेंबर्स जिन्होंने सुना है ओपिनियन, प्लस जो इनिशियल मेंबर्स थे, दैट इज़ यहाँ पे जो 2 मेंबर्स थे, इनका जो है ओपिनियन ये भी काउंट होगा। तो इन सब की मेजॉरिटी बना के जो डिसीजन बनेगा वो जो है डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो इस सेक्शन का जस्ट क्या है? ये आ गया हमारे पास सेक्शन 52D। इसका टाइटल है हमारे पास डिसीजन बाय मेजॉरिटी। एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है? बेंच जो है जो हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जो कंसिस्ट करता है 2 मेंबर्स का, अगर डिफरेंस है इनके ओपिनियन में, तो पहला आ गया हमारे पास जो स्टेट करेंगे कि कौन सा जो पॉइंट है इस पर डिफर करते हैं। फिर आ गया हमारे पास रेफर करेंगे उसको चेयरपर्सन को, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है। तीसरा आ गया हमारे पास डिसीजन बाय मेजॉरिटी। तो यहाँ पे जब चेयरपर्सन को ओपिनियन दिया गया, तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी होगा। मेजॉरिटी में जो नए मेंबर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, प्लस जो इनिशियल मेंबर्स हैं हमारे पास ये 2 मेंबर्स जिन्होंने सुना है केस को, इन सब की मेजॉरिटी में जो ओपिनियन आएगा वही जो है फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 53 जो कि ओमिट हो चुका है। इसका टाइटल है हमारे पास फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। ओमिट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2017, एक्ट नंबर 7 ऑफ 2017, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 54 जो कि बात करता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की। ओमिट किया गया है सेक्शन 169 के द्वारा, विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। तो यहाँ पे जो है एज सच कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये ओमिटेड सेक्शंस हैं हमारे पास। ये फाइनेंस एक्ट 2017 जो है उससे ओमिट हुए थे। एक्ट नंबर भी आप याद रखेंगे। अगर एग्जामिनर को जो पेपर का लेवल है अगर वो इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे आपसे एक्ट नंबर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो डेट है वो भी आप याद रखेंगे, 26/5/2017। अभी तक हमने पहले भी जो 52C से पहले सेक्शंस किए थे
उनमें भी जो है हमारे पास सेम ही एक्ट है जिसने ओमिट किया था काफ़ी सेक्शंस। तो ये जो है आपको याद रखना इजी होगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से सेक्शंस ओमिट किए गए हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 55। सेक्शन 55 बात करता है ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग्स, कि जो ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल वो फाइनल होंगे और वो इनवैलिडेट नहीं करेंगे उसकी प्रोसीडिंग्स को। इसमें आ गया फाइनैलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स। कोई भी ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट करना किसी भी पर्सन को एज चेयरपर्सन या फिर जो मेंबर है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी मैनर में। फिर आगे वैलिडिटी क्या है प्रोसीडिंग की। कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने वो इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि यहाँ पे जो है डिफेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल के। पर्पस क्या है, ये इंश्योर करता है फाइनैलिटी और स्टेबिलिटी जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉम्पोजिशन की, और प्रोटेक्ट करता है इसकी प्रोसीडिंग्स को फ्रॉम बीइंग इनवैलिडेटेड ड्यू टू कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट जो है अपॉइंटमेंट में। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 55। सेक्शन 55 जो है वो बात करता है कि जो भी ऑर्डर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट किए हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा वो जो है फाइनल होंगे और ये जो है इनवैलिडेट नहीं करेगा उसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स। पहला आ गया इसमें फाइनैलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स। इसमें है हमारे पास कोई भी जो ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपॉइंट करता है चेयरपर्सन को या फिर किसी भी मेंबर को अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी मैनर में। सेकंड आ गया इसमें वैलिडिटी जो है प्रोसीडिंग की, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसमें है हमारे पास कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने वो इनवैलिडेट नहीं की जाएगी सिर्फ इस बेसिस पे कि यहाँ पे जो है डिफेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल के। तो इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर 55। सेक्शन 55 जो है वो बात करता है ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूट करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल वो जो है फाइनल माना जाएगा और वो इनवैलिडेट नहीं करेगा इसकी प्रोसीडिंग्स को। पहला आ गया फाइनैलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट। कोई भी ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे अपॉइंट करती है चेयरपर्सन को या मेंबर को, वो जो है क्वेश्चन या चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा है वैलिडिटी प्रोसीडिंग्स की, कोई भी एक्ट है प्रोसीडिंग है अपीलेट ट्रिब्यूनल की वो इनवैलिडेट नहीं की जा सकती है सिर्फ इस बेसिस पे कि यहाँ पे डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट के। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास सेक्शन नंबर 56। सेक्शन 56 जो है हमारे पास वो बात करता है स्टाफ ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की। ये ओमिट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 7 ऑफ 2017। यहाँ पे जो डेट है इफेक्टिव वो है 26/5/2017। तो अगेन हमारे पास सेक्शन 56 जो है वो ओमिट किया गया है। किसके द्वारा ओमिट किया गया है? फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा, जो कि है हमारे पास एक्ट नंबर 7 ऑफ 2017। जो इफेक्ट की डेट होगी इसमें हमारे पास वो है 26/5/2017। सेम एक्ट ने जो है 56 सेक्शन भी ओमिट किया है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 57। सेक्शन 57 जो है वो बात करता है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल की। पहला पॉइंट है हमारे पास राइट टू अपील का। कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है किसी भी ऑर्डर से कंट्रोलर के या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के, इस एक्ट के अंदर वो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कोई भी अपील लाई नहीं करेगी अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑर्डर करता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो दिया गया है जो कंसेंट है पार्टीज का उसके साथ। टाइम लिमिट क्या है? यहाँ पे अपील जो है वो फाइल की जानी चाहिए 45 डेज के अंदर उस डेट से जब रिसीट हुआ है ऑर्डर। फिर आगे ट्रिब्यूनल जो है वो एंटरटेन कर सकता है लेट अपील्स भी अगर सफिशिएंट कॉज जो है डिले का वो शो किया गया है। तीसरा आ गया हमारे पास फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। अपील जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए और अकम्पनी की जानी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फीस के द्वारा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 57। सेक्शन 57 जो है वो बात करता है अपील की, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। पहला आ गया इसमें हमारे पास राइट टू अपील। तो किसके पास राइट है अपील करने का? इसमें आ गया हमारे पास कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है,
जो ऑर्डर दिया गया है कंट्रोलर ने या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में, वो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास कि कब जो है कोई अपील नहीं होगी, तो कोई अपील जो है वो लाई नहीं करेगी अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो दिया गया है, जो कंसेंट है पार्टीज का उसके साथ। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास टाइम लिमिट का पॉइंट। टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने का? 45 डेज उस डेट से जब ऑर्डर रिसीव हुआ है। एंटरटेन कर सकते हैं जो लेट अपील्स हैं अगर यहाँ पे सफिशिएंट कॉज जो है डिले के लिए वो शो किया गया है। थर्ड आ गया हमारे पास फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आ गया अपील जो है वो फाइल की जानी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और अकम्पनी की जाएगी प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। तो इस सेक्शन में हमने पढ़ा है, इस स्लाइड में हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 57 जो कि बात करता है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल की। राइट टू अपील किसके पास है? कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है कंट्रोलर के द्वारा या फिर एडजुडिकेटिंग जो है ऑफिसर उसके द्वारा, कि यहाँ पे जो है अग्रीव्ड है तो वो अपील फाइल कर सकता है हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल में। सेकेंड आ गया हमारे पास टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में आ गया कितने डेज में करनी है? 45 डेज में फाइल करनी है। लेट अपील्स भी एंटरटेन की जाएंगी अगर सफिशिएंट कॉज जो है वो शो किया गया है। थर्ड आ गया हमारे पास फाइलिंग रिक्वायरमेंट। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जाएगी जो हमारे पास अपील होगी, प्लस उसके साथ जो है प्रिस्क्राइब्ड फी भी जो है अकम्पनी की जाएगी। फिर आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में है हमारे पास पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। पार्टीज को जो है अपॉर्चुनिटी देने के बाद सुनने की, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? कंफर्म कर सकता है ऑर्डर को, मॉडिफाई कर सकता है ऑर्डर को, सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर को। फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। कॉपीज जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर की वो सेंड की जाएंगी जो पार्टीज हैं अपील की उनको, जो कंसर्न कंट्रोलर है या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसको। सिक्स्थ आ गया हमारे पास एक्सपीडिशियस डिस्पोजल। इसमें आ गया अपील्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ की जाएंगी एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एक कोशिश के साथ कि उनको कंक्लूड किया जाए 6 महीने के अंदर अंदर जो डेट है रिसीप्ट की उससे। तो इस स्लाइड में जो है हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहला फोर्थ है हमारे पास बेसिकली कंटिन्यूटी में, तो इसमें है हमारे पास पावर्स क्या है अपीलेट ट्रिब्यूनल की। तो पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देने के बाद ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? कंफर्म कर सकता है ऑर्डर को, मॉडिफाई कर सकता है या सेट असाइड कर सकता है। फिर आ गया फिफ्थ हमारे पास कम्युनिकेशन जो है ऑर्डर का। यहाँ पे कॉपीज जो है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वो सेंड की जाएंगी। किसको सेंड की जाएंगी? पहला आ गया हमारे पास जो पार्टीज हैं अपील की उनको सेंड की जाएंगी, प्लस हमारे पास जो कंट्रोलर है कंसर्न या फिर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसको सेंड की जाएंगी। फिर आ गया 6 पॉइंट हमारे पास, दैट इज एक्सपीडिशियस डिस्पोजल। अपील्स जो है डिस्पोज की जानी चाहिए जितना एक्सपीडिशियसली हो सके उतना, एक एंडेवर के साथ कि ये कंक्लूड की जाएंगी 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो डेट है रिसीट की उससे। तो इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले पावर क्या है हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल की? कंफर्म कर सकता है ऑर्डर को, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। कम्युनिकेशन जो है ऑर्डर का पार्टीज जो है पार्टीज को दिया जाएगा अपील की, प्लस जो कंसर्न कंट्रोलर हैं या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं उनको। फिर आगे एक्सपीडिशियसली डिस्पोज करना है, तो यहाँ पे अपील को जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्पोज करना है, एक एंडेवर के साथ कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है अपील को डिस्पोज किया जाए। टाइम लिमिट आप याद रखेंगे, कम्युनिकेशन किनको दिया जाएगा वो याद रखेंगे। पहला पॉइंट जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल है, अपील में जो है ये 3 चीज़ें ही होती हैं तो आप ध्यान रखेंगे बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 58। सेक्शन 58 बात करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल की। तो इसमें क्या पावर है, क्या प्रोसीजर है अपीलेट ट्रिब्यूनल का। सबसे पहले आ गया हमारे पास प्रोसीजर क्या है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा। ये गाइड किया जाएगा जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के उसके द्वारा। इसके पास पावर है रेगुलेट करने की इनके अपने प्रोसीजर, ये इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग जो डिसाइडिंग है जो प्लेस ऑफ सिटिंग है। सेकंड आ गया हमारे पास पावर्स जो होंगी सिमिलर होंगी सिविल कोड की।
तो डिस्चार्ज करने के लिए अपने फंक्शंस एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसके पास पावर्स होंगी जो इक्विवेलेंट होंगी सिविल कोड के, जब वो ट्राई किया जाता है एक सूट इंक्लूडिंग। पहला आ गया हमारे पास समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, जो पर्सन्स के एग्जामिन करना उनको ओथ पे। फिर आ गया रिक्वायर करना डिस्कवरी या प्रोडक्शन जो है डॉक्यूमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। फिर आ गया रिसीव करना एविडेंस जो है एफिडेविट्स पे। फिर आ गया इशू करना कमीशन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए। रिव्यू करना अपना खुद का डिसीजन, डिसमिस करना एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट के लिए, डिसाइड करना उनको एक्स पार्टे कोई दूसरे मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे जो है हमने इस स्लाइड में क्या कवर किया है। सबसे पहले आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर जो कि है सेक्शन नंबर 58। ये किसकी बात करता है, प्रोसीजर और जो पावर्स क्या हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की। इसमें पहला पॉइंट आ गया हमारे पास प्रोसीजर का पॉइंट। इसमें आ गया हमारे पास कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो जो है बाउंड नहीं है हमारे पास सीपीसी से। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ये गाइड किया जाएगा जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के। तीसरा आ गया इसके पास पावर है रेगुलेट करने की अपना खुद का प्रोसीजर, इंक्लूडिंग की जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो कहाँ होगी। सेकंड पॉइंट से इसकी जो पावर्स हैं वो सिमिलर हैं हमारे पास सिविल कोड की पावर से। जब वो ट्राई कर रहे हैं सूट तो कौन कौन सी पावर सिमिलर होंगी, समन करना या इन्फोर्स करना अटेंडेंस को, रिक्वायर करना जो डिस्कवरी है और जो प्रोडक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, रिसीव करना एविडेंस जो है एफिडेविट पे, उसके अलावा इशू करना कमीशन को। इसके बाद आ गया रिव्यू करना अपने खुद के डिसीजन को, डिसमिस करना एप्लीकेशंस डिफ़ॉल्ट के लिए। इसके बाद आ गया कोई दूसरा मैटर। तो ये आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 58। सेक्शन 58 जो है वो बात करता है प्रोसीजर एंड पावर जो है हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल की। फिर आ गया हमारे पास प्रोसीजर क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं है सीपीसी से, ये गाइड किया जाता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से, ये रेगुलेट करता है अपना खुद का प्रोसीजर, ये इंक्लूड करता है जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो भी। पावर्स जो है वो सिमिलर होंगी सिविल कोड की। जब समनिंग की बात आती है उसके बाद डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है एफिडेविट पे, इसके बाद रिव्यू इशू करना कमीशंस, इसके बाद रिव्यू आ गया खुद का डिसीजन को रिव्यू करना, डिसमिस करना एप्लीकेशंस डिफ़ॉल्ट के लिए या कोई और मैटर। तो इन सब मैटर में जो है जो हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास जो है सिविल कोड की जो है पावर होंगी। तीसरा आ गया हमारे पास लीगल स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग्स। हर एक प्रोसीडिंग डीम्ड मानी जाएगी कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 193 और 228 जो है आईपीसी का, और सेक्शन 196। ट्रिब्यूनल जो है डीम्ड माना जाएगा सिविल कोड सेक्शन 195 के लिए, और चैप्टर जो है हमारे पास 26 जो है सीआरपीसी का उसके पर्पज से। इस सेक्शन का पर्पस क्या है, ये इंश्योर करता है फ्लेक्सिबल, फेयर एंड जुडिशली रिकॉग्नाइज एडजुडिकेशन, जब वो मेंटेन करता है पावर्स जो सिमिलर हैं सिविल कोड की। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास लीगल स्टेटस जो है प्रोसीडिंग्स का। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट कि हर एक जो प्रोसीडिंग है उसको डीम्ड माना जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 193 228 जो है आईपीसी का, प्लस आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 196 के लिए। फिर आ गया सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है उसको माना जाएगा सिविल कोड सेक्शन 195 प्लस जो है हमारे पास चैप्टर 26 जो है सीआरपीसी का उसके पर्पस से। ओवरऑल पर्पस जो है हमारे पास इस सेक्शन का वो है फ्लेक्सिबिलिटी, फेयर और जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड एडजुडिकेशन, जबकि जो पावर्स हैं वो सिमिलर हैं सिविल कोड के। तो आपको जो है ये सेक्शन नंबर्स ध्यान रखने हैं कि, और जनरली ध्यान रखना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स डीम्ड मानी जाएंगे और ट्रिब्यूनल को माना जाएगा डीम्ड सिविल कोड। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 59। सेक्शन 59 जो है हमारे पास वो बात करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की। अपीयरेंस ऑप्शंस, जो अपीलेट है वो क्या कर सकता है, अपीयर कर सकता है पर्सन में या ऑथराइज कर सकता है एक या एक से ज़्यादा लीगल प्रैक्टिशनर को या किसी भी ऑफिसर्स को प्रेजेंट करने के लिए केस को। पर्पस क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो अपीलेंट है उसके पास फ्रीडम है चूज करने की रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए उसका केस अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने।
तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 59। सेक्शन 59 किसकी बात करता है? ये बात करता है राइट की टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। पहला आ गया इसमें हमारे पास अपीयरेंस के जो है ऑप्शंस किस किस के पास रहेंगे। तो जो अपेलेट है यहाँ पे हमारे पास वो अपीयर कर सकता है इन पर्सन। दूसरा आ गया एक या एक से ज़्यादा जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं या कोई भी जो ऑफिसर है वो प्रेजेंट कर सकता है उसका केस। यहाँ पे पर्पस क्या है? ये फ्रीडम दी जाती है बेसिकली अपेलेट को कि वो चूज़ कर सकता है अपनी रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए अपना केस अपेलेट कोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? सेक्शन नंबर आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 59 है। टाइटल ध्यान रखना है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शंस क्या क्या हैं अपीयरेंस के? अपीलेट जो है इन पर्सन में भी अपीयर हो सकता है, प्लस एक या एक से ज़्यादा लीगल प्रैक्टिशनर या कोई ऑफिसर भी जो है उसका प्रेजेंट कर सकता है केस। तो ये वाला पोर्शन जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 60। सेक्शन 60 बात करता है लिमिटेशन की। पहला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई होता है जितना पॉसिबल हो सके अपील्स को जो दी जाती हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। पर्पस क्या है? ये इंश्योर करता है कि अपील्स जो हैं वो फाइल की जाएं और प्रोसेस की जाएं एक रीजनेबल और लीगली रिकॉग्नाइज्ड टाइम फ्रेम में। तो इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 60 जो कि लिमिटेशन की बात करता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर जो है अपील फाइल करनी है। तो इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट जो कि बात करता है एप्लीकेबिलिटी की लिमिटेशन एक्ट की। तो यहाँ पे बोला गया है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो अप्लाई होगा अपील्स पे जब वो की जाती हैं या दी जाती हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये छोटा सा एक लाइन का सेक्शन है आपके पास। यहाँ पे आ गया सेक्शन नंबर 60 बात करता है लिमिटेशन की। एप्लीकेबिलिटी जो है लिमिटेशन एक्ट की, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है ये अप्लाई होगा अपील्स पे जब वो दी जाती हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 61 जो कि बात करता है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, कि सिविल कोर्ट के पास जो है जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। इसमें आ गया हमारे पास एक्सक्लूजन जो है सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन का। सिविल कोर्ट्स जो हैं वो नहीं सुन सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कोई भी सूट या प्रोसीडिंग मैटर्स पे जहाँ पे एक जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है एक्ट के अंदर या अपीलेट ट्रिब्यूनल है एक्ट के अंदर वो ऑथराइज्ड है डिसाइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडीज। मैटर जो कवर किए गए हैं इस एक्ट के अंदर वो डिसाइड किए जाएंगे सिर्फ डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ के द्वारा, दैट इज़ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ना कि जो रेगुलर सिविल कोर्ट्स हैं उनके द्वारा। प्रोहिबिशन ऑन इंजंक्शंस, कोई भी कोर्ट या अथॉरिटी इशू नहीं कर सकती है इंजंक्शन, स्टे या रिस्ट्रेंट ऑर्डर अगेंस्ट कोई भी एक्शन जो पहले से ही लिया जा चुका है या कोई भी एक्शन जो लिया जाना है अंडर पावर्स जो दी गई हैं इस एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 61। सेक्शन 61 जो है वो बात करता है कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास जो है जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे जो है सिविल कोर्ट वो नहीं सुनेगी या डिसाइड करेगी सूट को या प्रोसीडिंग को जहाँ पे हमारे पास आ गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इनको ऑथराइज किया गया है डिसाइड करने के लिए। तो जहाँ पे अथॉरिटी है बेसिकली एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की और अपीलेट ट्रिब्यूनल की, वहाँ पे सिविल कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है। दूसरा आ गया हमारे पास कोई भी मैटर जो डिसाइड करने के लिए दिया गया है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, जो कि है यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो जो है रेगुलर सिविल कोर्ट के द्वारा जो है ट्राई नहीं किया जाएगा। तीसरा आ गया प्रोहिबिशन है हमारे पास इंजंक्शन पे, कि यहाँ पे कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी अथॉरिटी जो है वो इंजंक्शन इशू नहीं कर सकती है उन एक्शंस पे जो पहले से ही लिए जा चुके हैं या फिर लिए जाने हैं जो कि प्रपोज टू बी टेकन है इस एक्ट के अंदर। तो जिस्ट क्या है इसका या फिर की पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आ गया सेक्शन नंबर 61 हमारे पास, जिसका टाइटल है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा।
पहला पॉइंट है एक्सक्लूड किया गया है सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को। सिविल कोर्ट ना ही सुनेगा ना ही डिसाइड करेगा कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जिसपे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑथराइज हैं डिसाइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास कोई भी मैटर जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यहाँ पे आ गया हमारे पास जो कि है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिया गया है मैटर, वहाँ पे सिविल कोर्ट जो है वो डिसाइड नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है इंजंक्शन का, ये आ गया हमारे पास कोई भी कोर्ट या अथॉरिटी जो है वो इंजंक्शन इशू नहीं करेगी उन एक्शंस पे जो ऑलरेडी ले लिए गए हैं या उन एक्शन पे जो कि लिए जाने हैं इस एक्ट के अंदर। तो ये जो 3 पॉइंट है ये यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो कि ऑब्जेक्टिव की बात करता है प्रोविजन की। ये इंश्योर करता है स्पीडी या स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेशन। ये प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस जो है सिविल कोर्ट्स का उन मैटर्स में जो गवर्न किया गया है एक्ट के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोविजन का कि स्पीडी और स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेशन होगा। ये प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस सिविल कोर्ट्स का उन मैटर्स पे जो गवर्न किया जाएगा बेसिकली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा। तो वहाँ पे सिविल कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है वो प्रिवेंट किया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 62। सेक्शन 62 जो है हमारे पास वो बात करता है अपील टू हाई कोर्ट की। यहाँ पे राइट किसका है अपील करने का? कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है किसी डिसीजन के द्वारा या ऑर्डर के द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो फाइल कर सकता है अपील जो है हाई कोर्ट में। सेकंड पॉइंट आ गया टाइम लिमिट क्या है फाइल करने की अपील। अपील जो है वो फाइल की जाएगी 60 डेज के अंदर अंदर उस डेट से जब जो डिसीजन या ऑर्डर है वो कम्युनिकेट किया गया है उस पर्सन को। तीसरा आ गया ग्राउंड्स जो हैं अपील के। अपील फाइल किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे या लॉ पे जो अराइज कर रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से। फिर आगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कंडोनेशन ऑफ डिले। हाई कोर्ट जो है अलाउ कर सकता है अपील कि वो फाइल की जाए 60 दिन के बाद भी अगर अपीलेट शो करता है सफिशिएंट कोज डिले का, जो एक्सटेंडेड पीरियड है वो एक्सीड नहीं कर सकता है 60 डेज। तो मैक्सिमम टाइम जो अलाउड है, तो टोटल जो मैक्सिमम टाइम जो फाइल करने के लिए अपील अलाउड है वो है 120 डेज। 60 डेज हमारा पहले, फिर सफिशिएंट कॉज अगर आपने शो कर दिया है तो 60 डेज बाद में। तो ये सब्जेक्ट टू होगा हाई कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के। तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है यहाँ पे। थोड़े से आपको टाइम लिमिट्स याद रखने हैं, अदरवाइज जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है सेक्शन। इसमें आ गया सेक्शन 62 हमारे पास जो कि बात करता है अपील टू हाई कोर्ट की, कि अपील यहाँ पे की जाएगी हाई कोर्ट की। तो इसमें पहला पॉइंट आ गया हमारे पास किसका राइट है अपील का। तो जो राइट है हमारे पास, कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है किसी भी डिसीजन से या ऑर्डर से अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। दूसरा पॉइंट है टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट आ गया हमारे पास 60 दिन के अंदर अंदर जब वो डिसीजन जो है कम्युनिकेट किया गया है पर्सन को। तीसरा हमारे पास बात करता है ग्राउंड, कोई भी जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर जो लॉ है जो अराइज होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से। फोर्थ आता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अगर जो है फाइल नहीं की गई है अपील पहले 60 दिन में और सफिशिएंट कॉज जो है डिले का शो कर दिया जाता है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन टाइम मिलेगा 60 दिन का। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो अलाउड है, मैक्सिमम टाइम जो अलाउड है अपील फाइल करने के लिए वो है हमारे पास 120 डेज। 60 डेज आपका जो पहले आपको फाइल करनी थी, उसके अलावा 60 डेज जो है एक्सटेंशन के वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 62। इसका हमारे पास टाइटल है अपील टू हाई कोर्ट। राइट किसके पास है? पर्सन अग्रीव किया गया है यहाँ पे किसी भी डिसीजन या ऑर्डर से अपीलेट कोर्ट के, वो अपील फाइल करेगा हाई कोर्ट में। आपको ध्यान रखना है टाइम लिमिट होगा 60 दिन का जब से कम्युनिकेट किया गया है ऑर्डर, तो ये भी टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है। ग्राउंड क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ जो अराइज हो रहा है जो हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से। एक्सटेंशन हो सकता है टाइम का अगर सफिशिएंट कॉज जो है वो दिखाया गया है डिले के लिए। एक्सटेंशन टाइम होगा 60 दिन का। तो जो मैक्सिमम टाइम अलाउड होगा वो होगा हमारे पास 120 दिन का। 120 डेज का टाइम होगा। यहाँ पे जो 60 डेज हैं वो हमारे इनिशियल जो अपील के लिए अलाउड थे, प्लस 60 डेज आ गए हमारे पास जो सफिशिएंट कॉज के बाद है।
तो यहाँ पे जो है हम आज के लिए इतने ही हम सेक्शंस कवर करेंगे आज के लेक्चर में। इसके अलावा जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है चैनल से रिलेटेड। इसमें अगर आपको आईटी एक्ट की या किसी और एक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे एक पिन्ड कमेंट होगा जहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई क्वेरी है या और कोई सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए या फिर आपको और कोई सब्जेक्ट चैनल पे पढ़ना है तो उसके लिए भी जो है आप व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं अगर आपको कोई फीडबैक देना है। इसके अलावा कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए जो पढ़ाई का फॉर्मेट है या तरीका है तो आप जो है अपना ओपिनियन कमेंट्स में भी दे सकते हैं, प्लस आप जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी जो है सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन ये जो आंसर राइटिंग सीरीज है हमारे पास ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। हमारा जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है वो है BNSS के आंसर राइटिंग सीरीज। तो ये जो है सिर्फ मेंबर्स के लिए है हमारे पास, लेकिन इन केस आप स्टूडेंट्स हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप, तो इसके जो है आप पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स जो है ले सकते हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल होंगे तो यह जो है आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर आपको समझना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपको कोई भी मेंस आंसर राइटिंग का आंसर और न्यू लॉज के हिसाब से जितने चेंजेस आए हैं तो आप जो है मेंबरशिप ज़रूर लें। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 मेंबरशिप्स हैं। पहला जो हमारा बेस लेवल है मेंबरशिप का उसमें जो है आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड लेवल है हमारे पास वहाँ पे वीडियो लेक्चर के साथ आपको जो डेली पीडीएफ है वो मिलेगी। तो इसमें आपको ओवरऑल पीडीएफ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेक्चर के साथ ही मिल जाएगी। लेकिन अगेन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या किसी भी सिचुएशन की वजह से आप नहीं लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपके पास हमेशा आप ले सकते हैं। वो आप व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की हमें पीडीएफ चाहिए मेंस की, तो वो आपको जो है मिल जाएगी। बाकी जो है आज के हम लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।